नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। ये व्लॉग कंटिन्यू रहने वाला है मेरे पिछले दो व्लॉग अ स्टोरी अनटोल्ड से। आपको मेरे पिछले दो व्लॉग्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स बनाने का मेरा 3 रीज़न है। पहला, मेरा ये जॉब छोड़ना और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। दूसरा, कि मैं पहली बार अपना दिल खोल के कुछ आप सबके सामने रखना चाहता था और कहीं ना कहीं मैं अपना मन को भी हल्का करना चाहता था कुछ सेंसिटिव बातें बताकर। तीसरा, मुझे लगता है कि ये सब शेयर करने से कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लड कैंसर के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वो कहते हैं ना, किसी एक का एक्सपीरियंस तो किसी दूसरे का लर्निंग। अक्टूबर 30, 2020 मैंने रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल जो कि रायपुर में, उधर मेरा अच्छा खासा झगड़ा होने के बाद मैंने पापा को डिस्चार्ज करके बालको मेडिकल सेंटर रायपुर में लेके गया। पापा जैसे ही बालको मेडिकल सेंटर आए, उन्होंने मुझे देखा और कहा शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि वो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से पूरी उम्मीद खो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग पापा के प्राइमरी कंसल्टेंट आए, जो कि हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से थे, और वो आते ही पापा को कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब कर दिया। पापा का पहला कीमोथेरेपी सक्सेसफुल रहा, जो कि उसी के नेक्स्ट दिन ही दिया गया था। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि उनको इन टोटल 6 कीमोथेरेपी के साइकिल्स लगने वाले हैं हर 28 दिन के बाद। इसी बीच पापा, क्योंकि पैरापेरेसिस हो चुका था, तो बेड रिडन थे और उनको यूरिन कैथेटर भी लगा हुआ था। पैरापेरेसिस के कारण उनको फिजियोथेरेपी सेशंस भी मिलते रहते थे। उधर मेरी दीदी, जीजाजी, भांजी बेंगलोर से आए और पापा के उदास चेहरे पे खुशी साफ दिखने लगी थी उनके आने से। क्योंकि पहला कीमोथेरेपी हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा उनको डिस्चार्ज करने। और उस दौरान मैं थोड़ा सा परेशान था, स्ट्रेस आउट था, यही सोच के कि मैं पापा को हॉस्पिटल की तरह फैसिलिटी घर पे कैसे प्रोवाइड करूं, क्योंकि हम रेंट वाले घर में रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उनको लिफ्ट करना भी बहुत ही चैलेंजिंग था। इसके अलावा हॉस्पिटल भी 40 किलोमीटर दूर था, तो कुछ इमरजेंसी हो जाता तो हम टाइमली कैसे रिएक्ट कर पाते, यही सोचकर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था कि अभी उनको डिस्चार्ज मत करो। मैं पापा के साथ ही रहता था नाइट में। नाइट में रहते हुए मैंने मेरा जॉब भी कंटिन्यू किया, कभी पापा के कमरे में बैठ के, तो कभी हॉस्पिटल के लॉबी में बैठ के मैं मेरा नाइट शिफ्ट करता रहता था। कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण मेरा हेल्थ ख़राब होता दिख रहा था। मुझे हर दिन अप एंड डाउन करना रहता था, कभी घर से हॉस्पिटल तो कभी हॉस्पिटल से घर। इसके कारण मैं इतना स्ट्रेस रहता था कि मेरा 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ। एक बार कोई मुझे पीछे से ठोक दिया, तो दूसरे बार रात को मैं हॉस्पिटल के लिए निकला था, तभी रास्ते में अचानक से एक डॉग गाड़ी के साथ टकरा गया। पापा ने 2 कीमोथेरेपी सक्सेसफुल ले चुके थे। इसी बीच मैं घर पे मैनुअल आईसीयू बेड, एक व्हील चेयर और नर्स अपॉइंट किया। मैं बस इतना चाहता था कि पापा को वो हर एक फैसिलिटी मिले जैसे उनको हॉस्पिटल में मिला करता था इमरजेंसी में। फाइनली 3 कीमोथेरेपी हो जाने के बाद पापा को डिस्चार्ज कराए और दिसंबर 2020 को वो पहली बार हॉस्पिटल से घर आए। पापा घर आके खुश तो थे, लेकिन वो पहले जैसा अपना काम नहीं कर पाते थे। उनको यूरिन कैथेटर लगा हुआ था। मुझे हॉस्पिटल से कुछ बेसिक ट्रेनिंग मिला था कि कैसे कैथेटर को क्लीन या फ्लश किया जाता है।
इसी बीच मैं, मेरी मम्मी, नर्स और मेरी एक दोस्त जो कि बैंगलोर से रायपुर आए थे हमारे घर, वो प्रोफेशनली एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। उनके गाइडेंस के अंदर हम पापा को उठना, बैठना, चलना ये सब सिखाते थे हर दिन। हैप्पी एनिवर्सरी। ये वीडियो मैं जब भी देखता हूँ तो खुशी भी होती है, तो कहीं ना कहीं दुख से आंखें भी भर जाती है। खुशी इस बात की कि मुझे यकीन है कि पापा कैंसर को हरा देंगे। दुख इस बात का कि मैंने कभी ये सोचा ना था कि पापा व्हीलचेयर में बैठ के अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। पापा हर कीमोथेरेपी सेशन के बाद उनका डिस्चार्ज होके घर आते। घर पे हम लोग उनका पूरा देखभाल करते। इसी बीच मेरा जॉब ऑन एंड ऑफ चलता। कभी मैं जॉब कर पाता तो कभी मैं छुट्टी पे रहता। क्योंकि पापा बेड रिडन थे पैरालिसिस के कारण, उनको फिजियो सेशन से हेल्प तो हुआ लेकिन उतना नहीं। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या पापा पहले जैसा चल पाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि मे बी 1 साल लग जाए या वो कभी चल ना पाए, क्योंकि उनका नर्व कंप्रेस हो चुका था। आप जैसे देख पा रहे हैं कि जब पापा का पहला पेट सीटी स्कैन हुआ था, तब उनके पूरे बॉडी में ब्लैक डॉट्स थे जो कि लीजन से भरा हुआ था। बट कीमोथेरेपी के बाद लीजन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, जैसे कि आप यहाँ पेट सीटी का एक वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ओवरऑल पेट सीटी पिक्चर सजेस्ट गुड मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स ऑफ गिवन कीमोथेरेपी इन दिस क्लिनिकल सेटिंग। क्योंकि कैंसर का जो ट्रेस है वो अभी भी पापा के बॉडी में प्रेजेंट था, तो डॉक्टर ने कहा कि उनको एक 7th साइकिल कीमोथेरेपी का देना पड़ेगा। पापा ने अप्रैल 2020 फर्स्ट वीक में ही अपना 7th साइकिल भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया। उसके बाद जब पापा घर आए तो हम सब खुश थे। पापा भी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा फील करते थे। हमें पूरा यकीन था कि अब हर चीज़ नॉर्मल होने वाला है। पर ये खुशी बस 2 पल की ही खुशी थी। अप्रैल महीने के एंड में पापा को एक सीवियर इन्फेक्शन हो गया, जिसको हर्पीज ज़ोस्टर भी कहते हैं। इसके साथ भी पापा को काफ़ी हेडेक का इशू हो रहा था, इतना कि वो दर्द में चिल्लाते थे। इसको देखते हुए हमने पापा को दोबारा से बाल्को मेडिकल सेंटर लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद उनका हेडेक का इशू इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर ने एमआरआई करने का सजेस्ट किया। एमआरआई रिपोर्ट कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि स्कल के अंदर एक मास दिख रहा था। डॉक्टर ने फिर कहा कि पेट सीटी करना पड़ेगा ताकि हम कंफर्म हो सके कि वो जो मास है वो किस नेचर का है। हॉस्पिटल रहते ही पापा का हमने 60th बर्थडे सेलिब्रेट किया 25 मई 2021 को। साथ ही वो बैंक से रिटायर भी हो गए। पेट सीटी स्कैन हुआ और हमें कंफर्म हो गया कि ये एक नियोप्लास्टिक लीजन है। नियोप्लास्टिक लीजन का मतलब होता है एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। इसको ट्यूमर भी बोल सकते हैं। पेट स्कैन में नियोप्लास्टिक लीजन तो पता चल गया है, लेकिन उसमें फिर से हमको नेचर ऑफ डिजीज़ उस ट्यूमर का पता नहीं चल पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला कि वो ट्यूमर का बायोप्सी किया जाए, और दूसरा कि वो ट्यूमर को फिर से DLBCL ब्लड कैंसर एज्यूम करके
सेकेंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ने ये भी हमको कहा कि अगर ये ट्यूमर DLBCL ब्लड कैंसर से रिलेटेड नहीं है तो सेकेंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी कोई भी काम का नहीं रहेगा। ये देखते हुए हमने फिर बायोप्सी के लिए प्रोसीड कराया। बायोप्सी काफ़ी रिस्की था क्योंकि ट्यूमर का जो लोकेशन वो ब्रेन के नीचे और नेज़ल के पीछे था, जो कि एकदम सेंटर ऑफ स्कल था। रिस्की होने के बावजूद भी बायोप्सी किया गया। अनफॉर्चुनेटली उधर से कोई भी सैंपल नहीं निकल पाया। फिर उसके बाद बाल्को मेडिकल सेंटर ने कहा कि पापा को हायर सेंटर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही रेयर और क्रिटिकल केस होने वाला है।